आपको अभी पहले इनको सॉल्व करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक के लिए। जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दें फटाफट। ओके, गुड इवनिंग अक्षी आगे, और कौन, ओजस्वी, परम, और चलो वेटिंग रूम में भी अभी बच्चे एंटर कर रहे हैं। नाउ 2 क्वेश्चन है, कल जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसके बेसिस पे यहाँ पर करना है। ऋषभ ने क्या किया, आज प्रैक्टिकल के लिए बुलाया, 10 मिनट में सारे करा दिए। ऋषभ, ये ना हमारा जो वोकल फॉर लोकल वाली बात है ऋषभ, हमारे देश में लोकल चीज इतनी जबरदस्त है कि क्या कहें। 10 मिनट में प्रैक्टिकल सॉल्व करने का रिकॉर्ड ऋषभ के नाम। गुड इवनिंग माही, गुड इवनिंग मनन। मनन के भी हुए होंगे प्रैक्टिकल आज। ओके, सोलोनी का जवाब आ गया हमारे पास। सोलोनी करेक्ट आंसर, राइट वन। और तान्या, दिस इज ऑप्शन नंबर ए और एनी अदर, जस्ट टेल मी द ऑप्शन नंबर। मनन स्कूल में बैन क्यों है भाई, क्या बात होगी? मनन, क्या कांड कर दिया तुमने? स्कूल तुम्हें कर्म करने के लिए भेजा जाता है, कांड करने के लिए नहीं। क्या कर दिया जो स्कूल वालों ने बैन कर दिया? ओके, तान्या करेक्ट, आर्यन करेक्ट, आर्यन मलिक करेक्ट आंसर। अच्छा मनन, चलो गुड। तो स्कूल गए थे मनन आज? ओके ओके, नॉन ट्रेंडिंग में है, चलो फिर तो बात है भाई, फिर तो बैन होना बनता है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों, दोनों क्वेश्चंस के आंसर फटाफट मुझे बताते जाएं, ताकि आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि आज क्या क्या करना है। गुड इवनिंग श्रुति। ओके, कम ऑन, जल्दी से। 2 क्वेश्चन है, आसान है। कल वाले फार्मूले याद रखना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला बताया था, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला बताया था आपको, वो सभी फार्मूले याद होंगे। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी आपको बताई थी, वो भी आपको याद होगा। ठीक है, हाँ। तो ओजस्वी फर्स्ट करेक्ट है, अक्षी बोथ आंसर्स आर करेक्ट, वेरी गुड। यानी कल के फार्मूले याद हैं आपको, बहुत अच्छा। चलिए, पहले मैं आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है, और कल सिखाया था ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ये फार्मूला। नॉर्मेलिटी आपको 0.01 नॉर्मल दिया गया है, और ये आपके पास वैल्यू, कप्पा की वैल्यू, बस यहाँ पर आपने इसको करना है सॉल्व, और ये आपकी चीज यहाँ पर आ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होके ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डायरेक्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ बता सकते हैं। माही का जवाब भी करेक्ट आ गया। दूसरे में देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा आपको दिया गया है ये, और यहाँ कहा गया है, और इसमें कंडक्टेंस दी गई है, सेल कांस्टेंट निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, कल आपको बताया था, एंड कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। यहां से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट 1/r की जगह कंडक्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इधर आएगा, ये आपका कप्पा होगा, L/A, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, और ये सॉल्व करके ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, ये दो हमारे करेक्ट आंसर जो इस न्यूमेरिकल में आपके पास आ पाए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो, कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे रिगार्डिंग द कंडक्टिविटी वगैरह, कंडक्टिविटी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ा। आज जरा कुछ सिंपल सी बातों को वर्बली जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टर्म आपने सुनी है, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है? सिंपल सा मीनिंग जो आप बच्चों को शायद याद होगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपनी मेल्ट स्टेट और एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। सो वी कैन से कैन कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्ट और एक्वस स्टेट, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचानते हैं, जो अपने मेल्ट में और एक्वस स्टेट में। मेल्ट का मतलब क्या हुआ? लिक्विड, जैसे NaCl लिक्विड लिया या NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो उसको एक्वस स्टेट कहा जाएगा। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपनी मेल्ट और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट कहलाया जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट बना। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करता है? कॉज ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा? ये हमें जानना है। चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द कॉज ऑफ कंडक्टिविटी? ऋषभ, ये आपका जवाब थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। सिर्फ ये लिखना कि आयंस, वो हमारा परफेक्ट आंसर नहीं होता। यस ऋषभ, जो आपने सेकंड जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट, यही जवाब एग्जाम में लिखना है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं आयंस की वजह से कंडक्शन होता है, तो हमें ध्यान रखना है NaCl सॉलिड में भी आयन होते हैं, लेकिन वो फ्री मूविंग नहीं होते। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब इनको लिक्विड और एक्वस स्टेट में लिया जाता है तो इनका मोशन होता है, मूवमेंट होता है, और मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी। हाँ ओजस्वी, ठीक है, आक्षी आर्यन करेक्ट जवाब दिया। सो वी कैन से द कॉज ऑफ कंडक्टिविटी इज नॉट ओनली द आयन बट इट इज द फ्री मूविंग आयन, जहां फ्री मूविंग आयन होते हैं। तो यहां से आप एक बात का जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं। जनरलाइजेशन कि जब मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं पूछूं भाई कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो आपको ध्यान रखना है ये दो बातों पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पे और आयंस की मोबिलिटी पे, कि कितने आयन हैं और उनकी मोबिलिटी कितनी है। यानी अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो करंट कैरिंग पार्टिकल ज्यादा होंगे, करंट कैरिंग पार्टिकल ज्यादा होंगे, और अगर उनका मोशन ज्यादा होगा तो वहां पर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेन बात ये याद रखनी है कि कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे और उनकी मोबिलिटी दोनों के बेसिस पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, भाई बच्चों ये बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है? क्या हम इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं या नहीं जानते? क्योंकि ये टर्म यूज होनी है अब आगे, तो एक बेसिक दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, एक ऐसा सब्सटेंस जो पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाता है, जहां 100% डिसोसिएशन आयनाइजेशन हो जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे NaCl, अब जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, ये पूरी तरह से अपने आयंस में सेपरेट हो गया, इसके आयन सेपरेट हो गए। पहले Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, उनके बीच में पानी आ गया, पानी ने इन दोनों को दूर 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 कर दिया, सेपरेट कर दिया, इनमें डिस्टेंस बढ़ा दी, डिसोसिएशन कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जहां इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो, जहां पर पार्टिकल पूरी तरह से ना टूटें, जैसे CH3COH पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। अब पहचान क्या होगी, कैसे मालूम पड़ेगा रिएक्शन को देख के कि वो पूरी तरह से डिसोसिएट हुआ या नहीं हुआ? तो सिंपल सी बात है, ये साइन देखो, अगर साइन इरिवर्सिबल का है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर साइन रिवर्सिबल का है तो उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों बातें यहां पर ध्यान रखनी है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत सारे हैं, अब हम किस किस को याद करें? तो ऐसा कर लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट याद कर लो। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या याद करोगे?
कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा एसिड ऑफ फास्फोरस जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2, एसिड ऑफ फास्फोरस एंड ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड, ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा ना कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, किस किस को याद करें? चलो कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि जो हमारे एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम उनको तो याद कर लें। तो ये यहां से याद कर लो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। कभी क्वेश्चन आएगा कि विच इज बेटर कंडक्टर, विच इज नॉट अ बेटर कंडक्टर, वहां पर ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। इनके अलावा जो होंगे वो 99% से ज्यादा के चांसेस होंगे कि वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटर कंडक्टर होंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटर कंडक्टर होंगे? स्ट्रॉन्ग बेटर हैं या वीक बेटर हैं, और क्यों हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो अब 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग और बेटर, वीक में से कौन बेटर होगा? तो हमारा जवाब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटर कंडक्टर हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से टूट जाएगा तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि कंडक्टिविटी नंबर ऑफ पार्टिकल और मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, क्योंकि जब पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, मुझे इस बात को बताओ जरा, इस बात को बताना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन? What is the effect of dilution on molar conductivity? मोलर कंडक्टिविटी कह लो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कह लो। अगर मैंने आपसे पूछा कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, बताओ जल्दी से चैट में जवाब दो। डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा और क्यों होगा? बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। डाइल्यूशन, पानी है, पानी में सॉल्ट डाला, उसमें और पानी डाला और पानी डाला, तो वहां पर कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट होगा कंडक्टिविटी पे? निधि, करेक्ट आंसर। निधि, क्या आप कॉज भी बता सकते हो? कारण क्या होगा? कॉज भी बता दो। अब तो और बेटर, ओजस्वी ने कॉज के साथ आंसर दिया है, करेक्ट। ओजस्वी, पता है हम सारी चीजें ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन लिख लिख के याद करना बहुत जरूरी होता है। खास तौर पे ऑर्गेनिक में ध्यान रखो, जब तक बार बार लिखेंगे नहीं ना, तब तक वहां पर बात नहीं बनेगी। आज जो आपने डॉक्यूमेंट छोड़ा था मैं वो देख रहा था, तो उसके अंदर बहुत जरूरी है, रिटन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्यन का जवाब ठीक है? ठीक है आर्यन, अगर कॉज बता सकते हो तो कॉज भी बता दो। आर्यन मलिक, है ना ओजस्वी? क्योंकि उसमें जो मेन दिक्कत थी वो यही थी। निधि, अब देखो, आपने जवाब दिया कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि वो आयन की फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये जवाब देखो, कॉज थोड़ा सा करो, अब इसमें कुछ रेलिवेंसी सी नहीं हुई आंसर के साथ। आयंस की फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब देखो ये है, आपके पास कोई सॉल्ट है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सॉल्ट है। आपने क्या किया? आप इसमें पानी डाल रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, अब सोडियम आयन पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जब आयंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कंडक्शन में हेल्पफुल नहीं होंगे, कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब आप इसमें पानी डालते हैं तो पानी इन दोनों के बीच में आता है, और इस वजह से दोनों आयन एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने से मोबिलिटी बढ़ती है। अब खुद दे देखो, दो दोस्त हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग रहे हैं, उनकी स्पीड कम होगी। लेकिन अगर दोनों इंडिपेंडेंटली भाग रहे हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डाइल्यूशन पे
कंडक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मोबिलिटी, वहां पे मोबिलिटी बढ़ती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो आयोनाइजेशन भी बढ़ता है। अब देखो इसका जवाब क्या होगा, मैं यहां जवाब बताता हूं क्या होगा। सो वी कैन से कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ये हो गया। नाउ इसका कॉज क्या होगा, अब जरा कॉज को समझने की कोशिश करो। पहला कारण तो चलो मैंने आपका मान लिया कि मोबिलिटी इंक्रीजेस, मोबिलिटी बढ़ती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इसीलिए पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे, मोबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, इंक्रीज इन डिसोसिएशन, इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन भी बढ़ता है। जैसे ये देखो CH3COH है, ये पानी में आपने डाला और ये इस तरह से आयन में टूटा। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन का मतलब हुआ आप वाटर ऐड कर रहे हैं। क्लास 11th का ली चैटलियर प्रिंसिपल्स याद करो, याद आएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या होता था कि अगर आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाओगे, अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वाटर का अमाउंट बढ़ा रहे हैं जो कि रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाने से आपके पास नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ आयन बढ़ने से कंडक्टिविटी। ये तो दो कारण हो गए। अब यहाँ पर एक डोमिनेटिंग होगा, एक डोमिनेटिंग नहीं होगा, वो अलग अलग केस में डिपेंड है, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। अभी तो आप इस बात को ध्यान रखो, कॉम्पिटिटिव के लिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपसे कहते हैं कि डाइल्यूशन पे क्या क्या बढ़ता है, कंडक्टिविटी में क्यों इंक्रीज होता है, तो आपके दो जवाब, इंक्रीज इन डिसोसिएशन एज वेल एज इंक्रीज इन मोबिलिटी, ये आपके दो आंसर रहेंगे। स्ट्रॉन्ग में एक होगा, वीक में अलग होगा, वो बात हम बाद में करेंगे। अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने इस बात को ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे, और उसके साथ साथ ये डिपेंड करती है मोबिलिटी पे। आपने इसको ध्यान रखना। अच्छा, कल देखो, कल मैंने मोलर कंडक्टिविटी का टॉपिक बताया था और वहां मैंने आपसे ये कहा था कि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हुआ किसी भी सॉल्यूशन में जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसे मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मैंने कहा जब 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में था जब 1 cc सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के नाम से पहचानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता है, ये हमने कहा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये दोनों कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे बढ़ती हैं, तो क्यों बढ़ती हैं, आपका जवाब क्या होगा। अगर ये दोनों कंडक्टिविटी बढ़ती हैं तो जो मैंने अभी बताया, ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड इंक्रीज इन डिसोसिएशन, वहां डिसोसिएशन बढ़ता है और मोबिलिटी बढ़ती है, और इस वजह से मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे बढ़ती है। लेकिन सवाल आएगा व्हाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है, आखिर ये डाइल्यूशन पे डिक्रीज क्यों होती है। अब इसका जवाब आप बच्चे मुझे दें कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे बढ़ती है। श्रुति वॉल्यूम इंक्रीज, चलो वो मैंने माना, लेकिन उससे डिक्रीज क्यों होगा। आर्यन मलिक करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर। अब आंसर क्या है वो हम अभी बताते हैं। आर्यन मलिक का जवाब ठीक है। और क्या बच्चा बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो डाइल्यूशन पे बढ़ती है, ये बात अलग से याद रखनी पड़ेगी आपको स्पेसिफिकली, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। दीपिका करेक्ट आंसर आपका भी बेटा, वेरी गुड।
सही जवाब। देखो 2 बच्चों के जवाब करेक्ट आए हैं। अभी बाकी बच्चे भी बैठे हैं। ज़रा जवाब देने की कोशिश करो कि आखिर क्या होता है? क्यों कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है? ये जवाब। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा देखना। देखो सपोज़ ये आपके पास यहाँ पे 1 सीसी सॉल्यूशन। प्रसून डाइल्यूशन पे तो बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब सपोज आपके पास 1 सीसी सॉल्यूशन है, 1 सीसी सॉल्यूशन है और इसमें आपके पास 5 पार्टिकल प्रेजेंट हैं, 5 आयन प्रेजेंट हैं और 5 आयन की वजह से कंडक्टिविटी है अगर वॉल्यूम 1 सीसी है। अब आपने क्या किया? डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन किया, पानी मिलाया और पानी मिला के वॉल्यूम को 1 सीसी से 5 सीसी कर दिया। सपोज आपने इसमें पानी मिलाया और पानी मिलाने से इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। पहले 5 पार्टिकल एक ही सीसी में प्रेजेंट थे, लेकिन अब डाइल्यूशन की वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे। पहले 5 पार्टिकल एक सीसी में थे, ज्यादा कंडक्टिविटी थी, लेकिन अब नंबर ऑफ पार्टिकल पर सीसी डिक्रीज हो जाएंगे और अगर नंबर ऑफ आयन पर सीसी डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा बिकॉज नंबर ऑफ आयन per cc decreases on dilution, that is why specific conductivity decreases। इस आंसर को लिख भी लेना और इस बात को अलग से नोट्स में मेंशन भी कर लेना कि मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज। मोलर और इक्विवेलेंट क्यों बढ़ती है? क्योंकि मोबिलिटी बढ़ती है, डिसोसिएशन बढ़ता है। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर सीसी डिक्रीज होता है। श्रुति ध्यान से, नंबर ऑफ आयन पर सीसी डिक्रीजेस, hence specific conductivity decreases on dilution। इस बात को याद रखना। तो ये डाइल्यूशन के बेसिस पे, कंडक्टिविटी के बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चन आ सकते थे। अच्छा कल देखो, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये फार्मूला आपके पास इस तरह से था। यहां पर अपर टर्म का मीनिंग क्या था? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, यानी जो भी मोलैरिटी पे कंडक्टिविटी गिवन, जैसे कह दिया कि भाई 1 मोलर सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी x, तो वो जो x है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। आज के टॉपिक के लिए ये दोनों शब्द अलग अलग दिमाग में रखना कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको रटा रहे कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये है। कभी भी अगर मैं कहता हूं कि भाई मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन आपको बतानी है तो आप यहां से उसका जवाब दे सकते हो, यहां से इसको याद रख सकते हो। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो हेडिंग दे देंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमें फाइंड आउट करना सीखना है, क्योंकि जब तक ये बताना नहीं आएगा तब तक अल्फा नहीं बता पाएंगे और अगर अल्फा नहीं बता पाएंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं बता पाएंगे। याद है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फार्मूला आपको बताया था। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको जानने के लिए हमें जिस लॉ की जरूरत पड़ेगी उसे कोलराश लॉ के नाम से पहचाना जाता है। कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक मोबिलिटी, या कोलराश लॉ के नाम से इसको हम जानते हैं। डिटेल डेफिनेशन आपने वीडियो क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखी है। यहां मैं डायरेक्ट
समझने के हिसाब से बताता हूं कि क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोलराश लॉ क्या हर वक्त एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एप्लीकेबल होगा। ये पहला पॉइंट इसके लिए। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग कल बताया था, याद होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या था कि इतना पानी मिला दो कि आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए। जब कैटायन और एनायन के बीच का अट्रैक्शन नेग्लेजिबल हो, पूरी तरह से खत्म तो कह सकते हैं शायद ना भी हो, नेग्लेजिबल हो, उस वक्त जो कंसंट्रेशन है उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। तो कोलराश लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एप्लीकेबल होगा, इसको ध्यान रखना है। सो वी कैन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of ionic conductivity at infinite dilution। बहुत सिंपल मैथमेटिक है, बहुत सिंपल। इसमें ये कहा गया कि किसी भी सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसी भी सॉल्ट की, जैसे मैं कहता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्ट है ए बी, जिसमें ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इस सिंबल को भी लैम्डा कहा जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। अब आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? अब जैसे ए बी है, ए बी में कौन कौन से आयन होंगे? अगर ए बी टूटता है ना, इट विल गिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो इसमें ये कहा गया कि जो आयंस की कंडक्टिविटी का सम होगा वही टोटल मोलर कंडक्टिविटी। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेमडा इंफिनिटी कंडक्टिविटी ऑफ ए पॉजिटिव, लेमडा इंफिनिटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी नेगेटिव। इस तरह से हमें फॉर्मूला लिखना होगा। सो वी कैन से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of ionic conductivity of ions produced by electrolyte, ये कहा जाता है। अगर आपसे कहें कि भाई इस लॉ को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में बताओ, तो मोलर की जगह आप इक्विवेलेंट शब्द लिख दो, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयन। इस तरह से अगर मोलर कंडक्टिविटी में पूछे तो मोलर कंडक्टिविटी में बताओ, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में पूछें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के हिसाब से आंसर दो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों सिंबल को लैम्डा कहा जाता है। आयनिक में कि छोटा लैम्डा मान लो, उसको बड़ा मान लो, इस तरह से बोल लो। बाकी फिजिक्स में आप इन नोटेशंस को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से पहचानते हो। अब ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और पता हो। जैसे आपसे कहें भाई CaCl2 है, इसके लिए कोलराश लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। कोलराश लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो आप अच्छे से जानते हो कि CaCl2 का डिसोसिएशन कैसे होता है। आप जानते हो Ca+2 ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये इस तरह से टूटता है। तो फार्मूला क्या बनेगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl। सिंबल को सही ढंग से लिखना, फार्मूले के नंबर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयन। अब आयन कौन कौन है? आयन है, कैल्शियम आयन है, आयन दो क्लोराइड आयन, तो 2 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इस तरह से यहां हमारा फॉर्मूला सेटअप होगा, बनेगा। अगर AlCl3 के लिए पूछें तो आप ये समझ सकते हो एल्यूमिनियम+3 थ्राइस Cl नेगेटिव। सो वी कैन से फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन, और 3 क्लोराइड हैं तो 3 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन। ये हमारा जवाब यहां पर बनेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि बहुत सिंपल लेवल पे आप एक्सप्रेशन बनाना सीखें,
एक्सप्रेशन बनाना आएगा तभी आप आगे जवाब दे पाएंगे। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ये एक्सप्रेशन लिखने आपको आने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए ना। अब इसमें और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और यहां पर सीखते हैं आगे क्या करना है। नाउ लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन calculation of molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte। किसी weak electrolyte की molar conductivity at infinite dilution हम किस तरीके से बता सकते हैं। जैसे देखो सपोज, ये बहुत ध्यान से, क्योंकि आगे आने वाला न्यूमेरिकल आपने इसी बेसिस पे करना है। आपसे कहा गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड बतानी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड बतानी है, और आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर CH3CONA, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर HCl एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर NaCl। आपको कुछ चीजों की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, और उस गिवन से आपको किसी और सब्सटेंस की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। न्यूमेरिकल इसी तरह से आएगा, इनकी वैल्यू दी गई होंगी और आपको जवाब देना होगा। अब ये फॉर्मूला अगर लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट सीखो। अब जो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ये फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए ये रफ में कि एसिटिक एसिड का मतलब क्या हुआ, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये मतलब हुआ। यानी एसिटिक एसिड में ये दो आयन प्रेजेंट हैं, दो आयन। हाँ ओजस्वी और श्रुति जवाब ठीक जा रहे हो, और मनन का भी ठीक है जवाब सही। अब ये दो आयन हैं, अब क्या करो, सिंपल मैथमेटिक्स, ऊपर दी गई तीनों चीजों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ करो, और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को ऑब्टेन करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को। अब ये देखो CH3COO नेगेटिव, ये CH3CO नेगेटिव है ना। पहले ये देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज ऊपर दिए गए किस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, CH3CO कहां प्रेजेंट है। तो आप देखोगे CH3CO यहां प्रेजेंट है, तो आप ऐसे लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COON, क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को इकट्ठा करो, फिर राइट हैंड साइड वाली चीज को इकट्ठा करो, और फिर जो बाहर निकालना है बाहर निकाल दो। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज CH3CO ये फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो मैंने पहले फर्स्ट कंपोनेंट लिखा। अब दूसरी चीज हाइड्रोजन, ये HCl में प्रेजेंट है, HCl में प्रेजेंट है, तो अब इसमें HCl को ऐड कर दो। तो हमने HCl को ऐड कर दिया, तो मैं समझ सकता हूं CH3CO आ गया मेरे पास, H आ गया, CH3COH, यानी ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब मुझे बाहर क्या निकालना है, बाहर मुझे सोडियम निकालना है, Cl निकालना है। अगर मैं सोडियम और Cl को यहां से बाहर निकाल दूंगा तो CH3COH बचेगा, और सोडियम और Cl हमारे पास यहां पर थर्ड में प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। इस तरह से आपको ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए कि आपको किसी एक के लिए कंडक्टिविटी बतानी है, और बाकी कंडक्टिविटी की हेल्प से आपने ये फॉर्मूला डेवलप करना है। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई होगी, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और आपका जवाब अपने आप आ जाएगा, आप बना लेंगे। अब जरा एक क्वेश्चन को इस बेसिस पे सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम के लिए। how will you how will you determine determine molar conductivity at infinite dilution for water, infinite dilution for water given, और आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl, आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी
ऑफ NaCl आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH। अब ऐसा ही एक्सप्रेशन यहां वाटर के लिए लिख के दिखाओ। 3 की वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है वाटर के लिए। श्रव्य का जवाब करेक्ट है, बाकी भी ठीक है। श्रुति करेक्ट। ऋषभ बिल्कुल ठीक जवाब है बेटा, शाबाश। बस ये देख लो किसको ऐड करोगे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो हमें वाटर के लिए ये वैल्यू निकालनी है H2O। हमें पता हो इट इज मेड अप ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अच्छा, ओजस्वी सही जवाब। प्रसून करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। और कौन, मनन, हाँ ठीक है। माही करेक्ट। निधि, हाँ निधि ने सिंबल्स के साथ जवाब दिया है, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। हाँ सलोनी करेक्ट वन। तो हमें चाहिए H आयन एंड OH आयन। H आयन कहां से आएंगे, HCl से। तो पहले हम लिख दें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl। फिर हमें चाहिए OH आयन, कहां से आएंगे, NaOH से आएंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaOH और माइनस क्या बाहर निकालेंगे, जो H2O बचे, Cl और Na बाहर निकालना है। और NaCl अगर बाहर निकालना है तो माइनस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। बस अगर इनकी वैल्यू दी जाएगी तो हम उस वैल्यू से बहुत आसानी से इसका जवाब बता सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा और इजीली इसका आंसर आपके पास आ पाएगा। चलो अब मुझे जल्दी से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो फटाफट। मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4Cl और साथ में NaOH, NH4Cl, NaOH एंड NaCl और ये गिवन है 241.4, 120.4 एंड 190.2 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH। ये जवाब आपको देना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो जल्दी से इसको बिल्कुल उसी तरह से पहले फॉर्मूला लिख लो। NH4OH के लिए वैल्यू बतानी है ना, तो पहले NH4OH का फॉर्मूला लिखो। एग्जाम में फॉर्मूलों के नंबर होते हैं, भूलना मत। करो सॉल्व। कल शायद आपकी डेट शीट आ रही है। आज एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे थे कि भाई मैं 31 तारीख को डेट शीट बताऊंगा, देखते हैं कल क्या आता है। निधि ने जवाब दिया पहला। निधि अभी बताते हैं आपका आंसर अंडर कंसिडरेशन। ओके, शव्या, ऋषभ, निधि, श्रुति, प्रसून। ओके प्रसून, गुड। एक ही आंसर थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे एक जैसे आ रहे हैं। आर्यन मलिक बिल्कुल सही, करेक्ट वी कैन से द आंसर इज करेक्ट। तो हम कहेंगे कि यहाँ पहले फॉर्मूला, सलोनी भी करेक्ट, मनन भी करेक्ट, सारे ही करेक्ट हो रहे हैं। दिस इज एक बहुत अच्छी बात है ये तो। NH4Cl के, हाँ जस्ट किडिंग, ठीक बात है। और यहाँ पर ये मोलर कंडक्टिविटी आपको जब बतानी है तो दूसरा NaOH है और बाहर क्या निकालना है, NaCl। और इस तरह से इनकी वैल्यू पुट कर दो। NH4Cl की कंडक्टिविटी आपको गिवन है 241.4 और फिर आगे NaOH की गिवन है 120.4 और फिर NaCl की 190.2। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 171.6 ओम इनवर्स या साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका जवाब यहां पर बनेगा, करेक्ट आंसर। अब एक लास्ट का क्वेश्चन कर दो। हाँ मनन, बहुत अच्छी बात है मनन, दिस इज गुड। अब एक लास्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH गिवन। अब गिवन है
molar conductivity of BaOH whole twice 457.6, molar conductivity for BaCl2 this is 240.6, यूनिट सभी की सेम है, molar conductivity at infinite dilution for NH4Cl 129.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दें क्या रहेगा, है ना? जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से जवाब बता दो। क्या जवाब बनता है, ये जवाब बताने की कोशिश करनी है। कम ऑन। श्रुति का जवाब आया? ओके श्रुति, चेक इट अगेन बेटा। आक्षी, दिस इज करेक्ट वन, वेरी गुड। चेतना, बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका, शाबाश। आर्यन मलिक करेक्ट। मनन, दोबारा से चेक करो बेटा, ट्राई इट अगेन। कुछ गड़बड़ है, छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो सकती है, ट्राई करो। निधि करेक्ट। शव्या ट्राई अगेन। प्रसून करेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल सही जवाब। थोड़ी बहुत बस देखो फार्मूला अगर ठीक लिखा है ना ऋषभ, आपका जवाब भी ऑलमोस्ट करेक्ट है। 0.1 की जगह 0.3 आ जाएगा, बस ये है, बाकी करेक्ट है। आपको पहले फार्मूला अगर सही लिखा है तो जवाब लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है NH4OH की। आयंस की काउंटिंग को भी ध्यान में रखो। माही करेक्ट आंसर, सलोनी करेक्ट। NH4 किसमें है? NH4Cl में। चलो, सो आई कैन राइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, क्योंकि पहले लेफ्ट वाला पार्टिकल यानी NH4 को कलेक्ट कर लो। फिर OH किसमें है? OH बेरियम हाइड्रोक्साइड में है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां OH 1 है, NH4OH में OH 1 है। श्रुति, ये आंसर काफी ज्यादा बेटा, इसको और ठीक करना है। ये OH 1 है। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये OH 1 है और BaOH होल ट्वाइस में 2 OH है। हमें एक OH चाहिए, ओजस्वी करेक्ट आंसर। हमें एक OH चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, हमें एक OH चाहिए तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 OH की कंडक्टिविटी आ रही है, जबकि हमें रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक की कंडक्टिविटी चाहिए, तो हाफ करेंगे और सब्ट्रैक्ट करते वक्त मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaCl2 हाफ कर देंगे। क्योंकि देखो कितना Ba बाहर निकालना है, हाफ, तो हाफ Ba बाहर निकला। कितने क्लोरीन बाहर निकालने हैं? 1, तो 2 से डिवाइड करने पे 1 क्लोरीन ही बाहर निकलेगा। ये फार्मूला यहां पर है। श्रुति, अगर फार्मूला ठीक लगाया सही है ना बेटा, तो फिर कैलकुलेशन एरर है कहीं। प्लस हाफ इंटू 457.6 माइनस हाफ ऑफ 240.6, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। 238.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका जवाब यहां पर बनेगा, ये जवाब यहां पर आएगा। ठीक है ना? चलो बच्चों, आज इतना ही करेंगे, कल देखते हैं और क्या करें। कोशिश करना कि कल जब आप आए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले 3 लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना। आज मैं पहले 3 लेक्चर्स सभी के लिए अवेलेबल कर दूंगा, उन 3 लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना। कल 31 है, ईयर का लास्ट डे है, तो इसीलिए कल क्लास होगी। फर्स्ट को क्लास हम ऑफ रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट को रिवीजन करनी कहते हैं ना, कि जैसे साल के पहले दिन काम करते हैं वही सारे साल होता है ना, और रिवीजन से बेहतर तो कोई पढ़ाई होती नहीं। तो 1 तारीख को तो आप रिवीजन को बेहतरीन ढंग से करना, ताकि पूरे साल भर अच्छे से काम रहे, उसको करना। हाँ, रिवीजन क्लास में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। विंटर ब्रेक कब से है ऋषभ? बेटा ऋषभ, विंटर ब्रेक देखो 1 का, 2 का, 3 का, ये 3 दिन का विंटर ब्रेक है बेटा। ठीक है ना ऋषभ? शाबाश। चलो अब गुड नाइट, बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर करेंगे कल, आज तो सिर्फ बाय बाय करते हैं। इस साल को धक्का देंगे कल अच्छे से, इस साल ने बहुत परेशान किया है, इसको ना धकेल के आएंगे। ठीक है, बाय बाय बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।